दोस्तों नमस्कार। भारत में एक चर्चा शुरू हुई थी कि अगर विधानसभा द्वारा कोई कानून पास किया गया हो और उसके अनुमोदन के लिए राज्यपाल साहब को भेजा हो तो क्या राज्यपाल उस पर बैठ सकते हैं, क्या उसको साइन करने से मना कर सकते हैं या अनलिमिटेड टाइम तक डिले कर सकते हैं। ये सवाल काफी गंभीर थे क्योंकि जिस तरह से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में विवाद बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर इसकी व्याख्या बहुत जरूरी थी। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय लिए और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। वो निर्णय क्या थे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपने वीडियो 18 अप्रैल को किया था। तब मैंने ये कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार करी है, क्योंकि जो संविधान की परिभाषा है या उसमें जो दी गई भाषाएं हैं उस हिसाब से और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था उनमें मुझे विरोधाभास दिखा था। उसके बाद उसी आधार को अगर हम देखें तो फिर 16 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्वारा 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे और आज उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगर आप देश की राजनीति और जिस तरह से संविधान काम करता है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध होने चाहिए उनको लेकर आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों इसे अंत तक देखिएगा। आज थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया है, इसीलिए मैं आपके सामने इसकी डिटेल व्याख्या कर रहा हूं उस जजमेंट को देखने के बाद। अब सवाल क्या है दोस्तों, मुद्दा यह था कि तमिलनाडु गवर्नर साहब ने, जो तमिलनाडु विधानसभा थी, उनके कुछ बिलों को जो विधानसभा ने पास कर दिए थे, गवर्नर के साइन के लिए भेजे थे, वो काफी समय तक वो लेके बैठ गए थे। मेरे ख्याल से 2 साल या 3 साल भी हो गए थे कुछ बिलों को लेकर। और यही स्थिति केरल में थी, यही स्थिति बंगाल में थी और इसको लेकर विपक्षी दल काफी आक्रामक रहा करते थे। फिर यह मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि साहब क्या जज जो गवर्नर है, क्या ये हमेशा के लिए किसी भी बिल पे बैठ सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर राज्य सरकारें काम कैसे करेंगी, क्योंकि शासन हमें चलाना है और राज्यपाल महोदय सहयोग नहीं करेंगे तो शासन कैसे चलेगा। गंभीर मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट में आया और 8 अप्रैल 2025 को इस पे जब निर्णय आया तब सवाल ये उठा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नर है उनके पास पॉकेट वीटो का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें आपके पास 3 ही प्रावधान। पहला ये कि आप बिल को साइन करें, दूसरा ये कि अगर आपको लगता है ये उचित नहीं है अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भेज दें विधानसभा को कि आप इस पर दोबारा विचार करें, और तीसरा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है आप राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। आपके पास सिर्फ ये 3 ही ऑप्शन थे, लेकिन आप बिल को जेब में रख के नहीं बैठ सकते हमेशा के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं, ये मुद्दा हुआ था। इसके बाद जब ये कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको एक टाइम लिमिट के अंदर इसको जवाब देना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनको हम, अगर इस टाइम लिमिट के अंदर गवर्नर साहब जवाब नहीं देते हैं तो हम इसको डीम्ड एक्सेंट मान लेंगे कि मतलब आपने कोई विचार किया या नहीं किया, आप काफी समय से लेके बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार ने जो बिल पास किया है आपकी सहमति है, क्योंकि आप उस पर विरोध तो जता नहीं रहे, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी सहमति है। ये विचार रखे गए थे उस समय। लेकिन फिर उस जजमेंट के बाद मेरा उसमें डिटेल एनालिसिस क्या था वो मेरे वीडियो में है, मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय ने 14 सवाल उठाए थे इस जजमेंट को लेकर। उन्होंने कहा था कि आप इन 14 सवालों का जवाब दीजिए। वो 14 सवाल क्या थे उसका वीडियो भी मैं इसका अंदर लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जस्ट टू सेव टाइम मैं रिपीट नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर टाइम लिमिट इंपोज कर सकता है, क्योंकि ऐसी कहीं पे भी कोई व्यवस्था संविधान में तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये व्याख्या कैसे कर रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल यही था। और उसके बाद
जब ये सवाल जब राष्ट्रपति महोदय ने किया तो केरल की तरफ से एक याचिका आई। उन्होंने कहा कि इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नर को कितने टाइम में जवाब देना है, राष्ट्रपति महोदय को क्या करना है, ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। अब इसकी दोबारा व्याख्या की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया और आज 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया। अब इसमें मुद्दे जो थे वो क्या थे, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये था दोस्तों कि आर्टिकल 200 ये कहता है कि गवर्नर साहब के पास अगर कोई बिल आता है तो उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे, या तो सहमति देंगे या अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ उसको रिटर्न कर देंगे या रिजर्व कर लेंगे फॉर राष्ट्रपति इनपुट, राष्ट्रपति महोदय से इनपुट ले लेंगे। ये तो गवर्नर का रूल था। इसी तरह से 201 में आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, वो बिल को कंसेंट देंगे या सरकार को वापस भेज देंगे फॉर रिकंसिडरेशन, ये उसमें प्रावधान था। और तीसरा इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 142, क्या प्रेसिडेंट एक्सेंट, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर ऐसी है कि आप अपनी तरफ से कह सकते हो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अगर सहमति नहीं दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सहमति दे देगा कि आपने काफी समय से इस बिल के ऊपर कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए हम इसको कानून बनाने की इजाजत देते हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जो राज्यपाल और प्रेसिडेंट के पावर्स के ऊपर हो? यह बड़ा मुद्दा भी सामने आया था। अब हुआ क्या, ये क्यों ये पूरा मुद्दा दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट था, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों ही मुद्दे थे। एक तो राजनीतिक था क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस पे थी, और संवैधानिक भी था क्योंकि संविधान की व्याख्या का मुद्दा था। तो सबसे पहले इश्यू ये था कि सब जो हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर राज्यपाल कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? इसका मतलब सेंटर इंपोज करेगा, जो कानून की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा था सेपरेशन ऑफ पावर। जो काम राज्यपाल या राष्ट्रपति को करना है, क्या वो काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में तो बहुत सीधी सी बात थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, एक दूसरे के काम में आप दखल नहीं डालोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कहा कि आप इसको डीम्ड अप्रूवल मान के इंप्लीमेंट कर दीजिए, और तमिलनाडु सरकार ने वही किया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इसके अलावा कि जो डिबेट थी वो ये था कि भाई जुडिशियल रिव्यू कैसे काम करेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं विवाद है तो जुडिशियल रिव्यू कैसे काम करेगा? क्या हर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आएगा? कैसे उसको संभाला जाएगा? ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद जो इसका स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी थी उसका क्या होगा? अगर मान लीजिए स्टेट ने चुनाव जीतने के बाद कोई बिल पास किया, केंद्र सरकार में अपोजिट पार्टी होगी या कोई दूसरा अपोजिशन होगा, उन्होंने कहा कि हम इस राज्य सरकार के इस बिल को आगे नहीं बढ़ने देंगे और राज्यपाल को कहा कि आप इस पे साइन मत करिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सवाल इस बात का उठ के आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी का क्या हुआ, क्योंकि अब तो फिर सेंटर अपनी तरफ से राज्यपाल को मोहरा बना के डिक्टेट कर रहे हैं। क्या ये उचित है संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से? ये भी बड़ा मुद्दा था। अब इस पे जब जजमेंट आया दोस्तों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको मैं आज आपको क्लैरिफाई करूंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो टाइम लिमिट। अब हम इस पे बाधित नहीं कर सकते गवर्नर को और राष्ट्रपति को कि आप साइन करिए। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था मेरे दूसरे वीडियोस में, अगर आप देखें। मैंने कहा कि मान लीजिए कि कोई सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन या नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसको सरकार खुल के हाँ या ना नहीं कहना चाहती, लेकिन उसको डिले करना चाहती है फॉर वेरियस रीजन, और राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल को कहा गया होगा कि आप इस पे साइन मत करिए, इसको रोक के रखिए, क्योंकि हमारे अभी दूसरे देशों के साथ कोई संबंध चल रहे हैं, या बॉर्डर पे तनाव है, या कोई घरेलू परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक तरफ जब राष्ट्रीय हित की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, क्या गवर्नर को पुश किया जा सकता है कि नहीं आप साइन करिए चाहे स्थिति बिगड़ जाए? मणिपुर का स्थिति हमने देखा कि किस तरह से एक हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद वहां बवाल मच गया। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नो डीम्ड एसेट। अगर मान लीजिए कि राज्यपाल महोदय ने सहमति नहीं दी या राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी, तो आप ये कैसे मान लेंगे कि सहमति है?
कारण तो यही है कि नहीं देने का भी तो कोई कारण हो सकता है। क्या उसको जानने का प्रयास किया गया? तो ये गंभीर मुद्दे थे, इतना जल्दबाजी में इसका जवाब आसान नहीं था। फिर फेडरल बैलेंसिंग की जहां तक बात है, वो बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि भाई आपको, गवर्नर साहब को स्टेट की जो काउंसिल है, स्टेट मिनिस्टर जो कैबिनेट है या जो राज्य सरकार है, मंत्रिमंडल से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। आप मनमर्जी से अपने लेवल पे काम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप राज्य सरकार की सहमति के हिसाब से ही और कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा के हिसाब से ही काम करेंगे, ये भी कहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि यू कैन नॉट सिट बिल ऑन द इंडिफिनिट टाइम। ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि साहब हमने बिल पास किया, 2 साल 3 साल 4 साल तक आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो वास्तव में गंभीर है, लेकिन अगर उन्होंने 30 दिन में या 90 दिन में कार्रवाई नहीं करी तो उसको माना जाएगा कि अप्रूव्ड है। ये गलत है। हाँ, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो आप उस खास बिल के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, उस पर सुनवाई होगी और डिटेलिंग की बात होगी। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान क्लैरिफाई कर दिया गया है, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं था। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस बात को क्लियर कर लेंगे कि साहब अगर डिले होता है तो ऑटोमेटिक बिल पास नहीं होगा, और अगर मुद्दा वास्तव में गंभीर है और गवर्नर साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास कोर्ट का रास्ता है। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम कंपैरिजन करें, जस्ट टू समराइज इन अ वेरी वेरी ब्रीफ, पहले क्या था और इस जजमेंट के बाद क्या है, इसको जरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो यह कहा गया कि साहब टाइम लिमिट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। डीम एसेंट ये भी नहीं होगा, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर प्रावधान नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकते। ये दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। पावर टू डिले, इसमें यह कहा गया है कि डिले अगर होता है तो गवर्नर के लेवल पे अगर फाइल जाके रुक जाती है तो ये हम इस पे अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसका एक प्रावधान ये है कि आप इनडेफिनेट आर्बिट्रेरली फाइल को नहीं रोकेंगे। ये क्लैरिफाई इस जजमेंट में किया है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति और गवर्नर के जो कार्यशैली है उसका रिव्यू जुडिशरी कर सकती है अगर वो संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। जैसे कि राज्य सरकार बिल पास करना चाहती है, गवर्नर साहब उसको लेके बैठ गए हैं, राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही, ऐसी स्थिति में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के, मेलाफाइड इंटेंशन को मान के कोर्ट में उसका रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं मानी जाएगी। एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये संवैधानिक मर्यादा है। फेडरल बैलेंस मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में झगड़े ना हो, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसका मिसयूज कम करें, और अगर आपको लगता है मिसयूज हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू का अब प्रावधान करके इस मुद्दे को क्लियर कर दिया गया है। स्टेट एक्शन, अगर मान लीजिए स्टेट को लगता है कि बहुत ज्यादा डिले हो गया है, तो पहले इस पर क्लैरिटी नहीं थी, अब उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का है तो आप इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब गवर्नर साहब को या राष्ट्रपति महोदय को इस बात का जवाब देना होगा कि डिले का आधार क्या था, और बाकी मुद्दे सामने आएंगे। एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन लिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि यहां पे संविधान खामोश है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने, कोर्ट ने यह कहा कि डिस्क्रिशन रिमेन्स बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज इट कैन नॉट स्टॉल द गवर्नेंस। आपका डिस्क्रिशन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप राज्य सरकार के काम को ही बंद कर दोगे। तो यह मुद्दा थोड़ा सा ग्रे था, उसको क्लैरिफाई किया गया है। और इफेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कंफ्यूजन ओवर वेदर बिल्स स्टक विद द गवर्नर कुड बी पास फॉर कंसिडरेशन एंड बिल्स डू नॉट बिकम लॉ ड्यू टू डिले मस्ट कंप्लीट फुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि अब संविधान के हिसाब से आपको काम करना होगा, मन मर्जी नहीं हो सकती। इससे क्या होगा सर? इससे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अभी तक चलती थी, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना कि साहब जो गवर्नर्स हैं वो पूरे काम करने के सिस्टम को सैबोटेज करते हैं, रोकते हैं,
इससे कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी हो जाएगी और जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिल पासिंग प्रोसेस है कि अगर अपोजिट की सरकार है, अपोजिशन की, हम उसको पास नहीं करेंगे, अब वो जुडिशियल रिव्यू आने से उसमें सुविधाएं होंगी और झगड़े कम होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है तो टाइम लिमिट नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि क्या गवर्नर साहब हमेशा के लिए बिल पे बैठ सकते हैं? उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते, अगर मेलाफाइड है तो आप कोर्ट में जाकर रिलीफ ले सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि आप कोई टाइम लिमिट अपनी तरफ से फिक्स नहीं करेंगे और उसके अलावा अगर गवर्नर या राष्ट्रपति की तरफ से साइलेंस है और वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब अप्रूवल नहीं माना जाएगा। इस बात को भी क्लियर किया गया और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो कानून में कहा गया है कि भाई सीक क्लैरिफिकेशन और रिटर्न द बिल, आप जो डिले हो रहा है तो राज्य सरकार पूछ सकती है कि साहब या तो आप बिल वापस करिए या क्लैरिफिकेशन दीजिए या आप मैटर को एस्केलेट करिए। यहां तक बात थी राष्ट्रपति को लेकर। तीसरा मुद्दा जो इस बार जोड़ा गया है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर डिले है तो दिस कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब गवर्नर साहब और राष्ट्रपति परमानेंटली एंडलेस टाइम तक डिले नहीं कर पाएंगे, ये प्रावधान इस कोर्ट ने कर दिया। फिर जो फेडरल सिस्टम था जो वीक हो रहा था इस झगड़े के कारण, इस क्लैरिफिकेशन से उसको बल मिलेगा। कोर्ट्स इंटरवेंशन इन इंडिविजुअल केसेस ऑफ डिले, यस, कोर्ट इस तरह के केसेस को कर सकता है, लेकिन एन मास जो भी ऑर्डर डिले हुआ उसको आप अप्रूव करते जाइए, ये परंपरा नहीं होगी। जिस बिल को लगता है कि डिले होने से नुकसान हो रहा है उसमें राज्य सरकार कोर्ट में जाके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकती है। इसके अलावा जो स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होते थे स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट मस्ट एक्ट थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल चैनल्स रादर देन डीम्ड एसेंट। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नर के डिले को एक्सेंट मान के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पॉलिटिकल और लीगल चैनल अपनाना होगा। या तो आप केंद्र सरकार को अप्रोच करिए कि गवर्नर को आदेश दें, या आप लीगल कोर्स लीजिए ताकि एक प्रोसेस बने, हर चीज बाय डिफॉल्ट शुरू ना हो जाए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि साहब गवर्नर साहब अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर साहब के लिए संविधान में कहा गया है कि विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के साथ आपको मिलकर आगे काम करना होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है। पहले 2 वीडियोस आपके सामने हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आप मेरे 18 अप्रैल और 16 मई ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं, तो आपके सामने ये पूरा केस क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।